हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SAS एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि अपने RTA एक्ट 2005 के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज फाइनल लेक्चर है, अपना लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर में अपने RTA अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये टॉपिक पढ़ते ही आपका RTA एक्ट 2005 कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन ज़रूरी है, तो अपने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, अब RTA एक्ट 2005 लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए इस पर? 15 जून 2005 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा? इसमें 3 या 4 स्टेज की एक हायरार्की है जिस पे अपने सूचना मांग सकते हैं। सबसे ऊपर क्या है? PIO। फिर क्या है? AP अपीलीय अधिकारी, अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद क्या है? SIC और CIC। ठीक है दोस्तों, और PIO से नीचे कुछ जगह पे क्या है? CAPIO। ठीक है, कुछ जगह पे CAPIO है। तो क्या है इसके अंदर दोस्तों? जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे के, अगर यहाँ पे PIO उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे CAPIO है, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और ये कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे PIO उपलब्ध नहीं है तो अपने CAPIO के पास अपनी एप्लीकेशन दायर करेंगे। एप्लीकेशन शुल्क कितना है दोस्तों? 10 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या था? CAPIO कंसर्न्ड PIO को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं। अगर PIO अवेलेबल है तो आप सीधा PIO के पास अपनी एप्लीकेशन दायर करोगे। इसके लिए आपको 3 डेटा याद रखने, 30, 40 और 48। ठीक है, अगर नॉर्मल सूचना उसको देनी है तो 30 दिन का टाइम है। किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो उसको 40 दिन का टाइम है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है तो उसको 48 घंटे के अंदर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप PIO के जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास उसकी शिकायत करनी है या याचिका दायर करनी है। तो ये आप फर्स्ट अपील कितने दिन में कर सकते हो? 30 दिन में। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फर्स्ट अपील कितने दिन में दायर की जा सकती है? 30 दिन में। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप SIC या CIC के पास जा सकते हो, तो और सेकंड अपील कर सकते हो। उसका टाइमिंग कितनी है? 90 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? देखो, PIO को सूचना देनी है 30, 40, 48 घंटे के अंदर। ठीक है, 30 दिन, 40 दिन या 48 घंटे के अंदर। अगर उसकी सूचना से आप संतुष्ट नहीं हो तो अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जाओगे। उसको 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हो, और इसको जवाब कितने दिन में देना है? मैक्सिमम 45 डेज़ में इसको आपकी जो याचिका है उस पर जवाब देना है। ठीक है, वो जवाब नहीं देता है, आप असंतुष्ट हो तो सेकंड अपील कर सकते हो आप 90 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, और SIC को कोई टाइम बाउंड नहीं है कि वो आपका जवाब कितने दिन में दे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। फिर अपनों ने पढ़ा सेंट्रल लेवल पे कौन होगा? CIC, और स्टेट लेवल पे कौन होगा? SIC। इसमें कितने कितने मेंबर होंगे? 1+10 और 1+10। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल लेवल पे और ये स्टेट लेवल पे। ठीक है, इसके बाद एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी इसके सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, और अब इसका कार्यकाल, इसका वेतन और इसका गठन कैसे होगा वो चीज़ें अपने मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो SIC या जो CIC है, इनका जो कार्यकाल है वो 65 साल या 5 साल RTI एक्ट 2005 के हिसाब से इतना होगा। ठीक है, इसके बाद इनका गठन कैसे होगा? कॉलेजियम के द्वारा होगा। कॉलेजियम व्यवस्था है इसके अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करते हैं तो उसमें भी एक कॉलेजियम व्यवस्था है। ठीक है, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन कमीशन अगर बनाना है, सूचना आयोग हमें गठन करना है तो उसके अंदर कॉलेजियम व्यवस्था है। उसके अंदर प्रधानमंत्री इसका लीडर होगा, और एक कोई कैबिनेट मंत्री, और एक कोई ओपोजिशन का लीडर। ठीक है, जो मेन ओपोजिशन का लीडर होगा उसकी कॉलेजियम में शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसके गठन की बात, और इसका कार्यकाल अपनों ने देख ही लिया। इसके बाद इनके वेतन भत्ते और उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सेंट्रल लेवल पे CIC है उसका इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर उनका ओहदा दिया हुआ है, और स्टेट पे हैं तो स्टेट के लिए इलेक्शन कमिश्नर और जो राज्य का मुख्य सचिव होगा उसके बराबर उनको दर्जा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अगर इन्फॉर्मेशन, अगर इसके बाद अपने डिस्कस करें, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क या फ्लॉपी में चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो 50 रुपये पट्टी आपको डिस्क या फ्लॉपी का देना है। अगर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए तो A3 और स्मॉलर साइज़ में 2 रुपये पर पेज, और इससे बड़ी साइज़ में आप लेते हो तो एक्चुअल कॉस्ट जो इसकी लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने चलते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना है किसी ऑफिस में जाके मैनुअली, तो फर्स्ट आवर जो है फ्री है। उसके बाद आपको 5 रुपये प्रति आवर आपको देना पड़ेगा, प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपनों ने डिस्कस कर ली थी। ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में चर्चा करते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, RTA एक्ट 2005 जब बनाया गया
तो वो लागू हो गया पूरे देश के अंदर। लेकिन सन 2019 के अंदर मोदी सरकार ने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे, इनकी वेतन से लेके, इनकी अवधि से लेके और इनके कार्यकाल से लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आरटीए एक्ट 2005 में क्या था और आरटीए एक्ट 2019 के बारे में क्या अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो ये अपने एक चार्ट से समझेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अपने एक चार्ट से समझते हैं। दोस्तों 2019 में लोकसभा में एक बिल पारित करवाया गया, तो आरटीए एक्ट 2005 के सेक्शन 13 और सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट करवाया गया। दोस्तों सेक्शन 13 के अंदर सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात की हुई है और 16 के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो इनकी अवधि। अमेंडमेंट के अंदर क्या किया, पहले क्या थी अवधि इनकी कार्यकाल, सीआईसी और आईसी का केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर 5 साल या 65 साल जो भी पहले होगा वो उनको करना था। लेकिन इसके अमेंडमेंट के अंदर क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी इनका कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, इसको करने के पीछे भी सरकार के अपने कुछ रीज़न थे, अपने उन पे नहीं जाएंगे किस लिए किया है जो भी है। अमेंडमेंट ये हुआ कि केंद्र सरकार इसको निर्धारित करेगी। अगर आरटीए 2005 से आपसे पूछता है कि क्या था कार्यकाल, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, और अमेंडमेंट के बाद पूछना है तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं अपने इसका वेतन। दोस्तों पहले क्या था वेतन के बारे में, जब केंद्र स्तर पर सीआईसी और आईसी था, ये देखो 1+10 होता है ना, सीआईसी एक सीआईसी और 10 होंगे आईसी। सीआईसी व आईसी के जो वेतन और भत्ते थे पहले क्या थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयुक्त के बराबर थे। ठीक है, 2005 में आरटीए एक्ट 2005 में। और राज्य स्तर पर सीआईसी जो आईसी के जो वेतन और भत्ते थे वो स्टेट के अंदर ईसी चुनाव आयुक्त और देखो सेंटर के अंदर चीफ ईसी तो होता नहीं है, इसलिए चुनाव आयुक्त के बराबर, और बाकी जो 10 बचे इंफॉर्मेशन कमीशन उनका जो स्टेट का मुख्य सचिव होता था। ठीक है, तो मेन सेक्रेटरी होता है, उसके बराबर उनके वेतन और भत्ते थे। और अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया, केंद्र सरकार इसको निर्धारित करेगी। ठीक है, विधि बनाकर जो भी वो केंद्र के कंट्रोल में है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सेक्शन 13 और सेक्शन 16 में उन्होंने इसके बारे में अमेंडमेंट किया है, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, और बाकी सारी वीडियो भी आपने रिवाइज़ करना है। और दोस्तों ये टोटल 5 वीडियो हो गए अपने आरटीए एक्ट के बारे में, इसके अमेंडमेंट भी पढ़ लिया अपने, तो आपको इसको 5 को रिवाइज़ करना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। 95% पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक तो टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लीजिए, PDF SAS एग्ज़ाम के नाम से। ठीक है, PDF SAS एग्ज़ाम से नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपने GAR 1990, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।